हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। तो आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर की हमारी कॉलोनियल पीरियड में। ठीक है, किस तरह की आर्किटेक्चर हमारा बना था। हमने मिडिवल इंडिया की आर्किटेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। डिफरेंट टेम्पल्स जो भी हमारे एंशिएंट पीरियड में या फिर मिडिवल पीरियड में वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये आर्किटेक्चर का लेक्चर नंबर 34 जहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉलोनियल पीरियड में, बट मॉडर्न जिसको बोला जाता है उस टाइम में कौन सी आर्किटेक्चर था। ठीक है, The arrival of the European colonists coincide with the decline of the Mughal Empire. हमने पढ़ा कि मुगल एम्पायर खत्म होते होते औरंगजेब के बाद हमारा इन्वाजन हो चुका था ब्रिटिशर की यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनकी। तो कहीं ना कहीं हमारा मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होने के बाद तभी से मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, जब यूरोपियन कंट्रीज इन्वाजन कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो उसके बाद एक पावर स्ट्रगल स्टार्ट होती है अमंग पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, डैनिश एंड ब्रिटिश जो कि यूरोपियन कंट्रीज थी। और वो यहाँ पे आकर जो एक ब्रिटिश रूल टील हमारा चला 1947 इंडिया पे, इन सभी जो ब्रिटिशर थे, इन सभी जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उनके बीच एक पावर ऑफ स्ट्रगल चली आ रही थी कि कौन अच्छे से हमारे इंडिया पे राज कर पाएगा। और इन सभी में ब्रिटिशर जो थे वो काफी हद तक हमें परेशान किया, अब काफी हद तक हमें रूल भी किए। तो 1947 तक, तो उसके बाद जो आर्किटेक्चर आया उसको हम पोस्ट जो इंडिपेंडेंस आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको कैटेगराइज करेंगे। तो यूरोपियंस आल्सो ब्रॉट विद देम विद अ वेल्थ ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल। हालांकि यूरोपियन आए थे हमारे इंडिया पे ट्रेडिंग करने के लिए, और धीरे धीरे जब कंडीशन फेवरेबल बनती गई उनके फॉर्म में तो वो राज करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनके आने के बाद हमारे इंडिया पे काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ऐसा नहीं, सिर्फ डिसएडवांटेज हुआ है, काफी सारी चीजों का एडवांटेज भी हुआ है। हमने जैसे कि हमारे जो प्रीवियस रूलर्स थे, टील मुगल साम्राज्य सम्राट जो थे मुगल साम्राज्य तक, वो सब बाहर की कंट्री के साथ उनका अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं था। वो सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी, अपने सब कुछ आर्किटेक्चर, आर्ट हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सब कुछ इंडिया के अंदर ही वो जो भी लेकर आए थे उसके हिसाब से यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर जो थे वो हमें बता के चले कि इंडिया के बाहर भी बहुत सारी चीजें हो रही है, और वो सारी टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों के साथ हमें अपग्रेड होना चाहिए। तो ये चीजें हम सीख सीख गए उनके आने के बाद। ठीक है, तो उसके साथ साथ आर्किटेक्चरल फॉर्म में भी, तो आर्किटेक्चर इसका एक पार्ट है कि आर्किटेक्चर में काफी सारा चीज हमको सीखने मिला। न्यूमरस कंस्ट्रक्शन स्टाइल, कंस्ट्रक्शन लुक, डिजाइन, बहुत सारी चीजों का भी हमें ज्ञान वो देकर गए। तो धीरे धीरे जानते हैं क्या वो चीजें हमने सीखा उनसे। तो चलिए एक के बाद एक शुरू करते हैं। और आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस में पहले हम बात करेंगे पोर्तुगीज के बारे में, क्योंकि पहले तो पोर्तुगीज ही आए थे। वास्को दा गामा जो थे पोर्तुगीज के इंसान थे। तो पोर्तुगीज ब्रॉट विद देम द इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उन्होंने जो आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया पे उसका नाम था इबेरियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। वो पहले बिल्ड कर रहे थे ट्रेडिंग पोस्ट, जहाँ जो जगह पे वो ट्रेडिंग करने आए थे साउथ में, पर्टिकुलरली वहां पे कुछ ट्रेडिंग पोस्ट उन्होंने बनवाए, वेयर हाउसेस बनाए, जो कि लेटर उसको फोर्टिफाइड किया गया टाउन्स में। ठीक है, कोस्ट लाइन में, जिस कोस्ट लाइन में उन्होंने आकर ये सारे जगह पे आकर उन्होंने ट्रेड हाउस वगैरह बनाए थे, धीरे धीरे उस एरिया को उन्होंने फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई मतलब उसको धीरे धीरे डेवलप करना उन्होंने शुरू किया। तो उसके बाद दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पटियो हाउस एंड बारबेक्यू स्टाइल डेवलप्ड इन द लेट 16th सेंचुरी इन यूरोप टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द चर्च। तो उन्होंने जो भी चर्च वगैरह बनाया, पटियो हाउस मतलब ये जो इंटीरियर हम आजकल देख सकते हैं, जो बड़े बड़े पेंट हाउस वगैरह होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको पटियो हाउस बोलते हैं। और बारबेक्यू स्टाइल मतलब बहुत इलाबोरेट स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर वो बनाते गए। तो वो सारी चीजें उन्होंने 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया। जो चर्च, उनके जो मेन कंसेप्ट था वो तो, और एक चीज भी था, आपको पता है कि वो जो पोर्तुगीज आए थे, जो यूरोपियन कंट्रीज आए थे, उनकी मेन टारगेट थी यहाँ पे ट्रेडिंग करना, सेकंड टारगेट थी लोगों को कन्वर्ट करना अपने रिलीजन में, क्रिश्चियन धर्म में। तो चर्च वगैरह को भी स्ट्रेंथ देने के लिए बड़े बड़े वो बारबेक्यू स्टाइल में घर बना रहे थे। तो बारबेक्यू स्टाइल का मतलब यही, इट हैड एलाबोरेट डिटेल्ड एंड थियोरेटिकल डिजाइन टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे
एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बड़े-बड़े पेंटिंग्स वगैरह लगते हैं। आप दूर से देखोगे लगेगा जैसे थिएटर में आप हो और कंट्रास्टिंग कलर्स वगैरह भी यहाँ पे यूज़ होता है। पटिया हाउस जैसे कि मैं बोल रही थी, a concept introduced by the Portuguese featuring internal courtyard as a central design। एक बहुत बड़ी यहाँ पे कोर्टयार्ड होता है, आपका अंदर कॉरिडोर वगैरह होता है एज ए सेंट्रल डिजाइन एलिमेंट इन रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर। जो बड़े-बड़े ऑफिस होता है, रेसिडेंशियल हाउसेस होता है, वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। फोर्टिफाइड टाउन्स जहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट वेयर हाउसेस वगैरह थे, उनको उन्होंने मॉडलिंग किया, रिमॉडलिंग किया, डेवलप धीरे-धीरे किया और कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया जो एरिया था, उस एरिया को उन्होंने धीरे-धीरे फोर्टिफिकेशन करना शुरू किया। नोटेबल पोर्तुगीज कंस्ट्रक्शन में आपका आता है गोवा एंड मुंबई, क्योंकि आपको पता है वो गोवा एंड मुंबई ये दोनों एरिया में काफी पोर्तुगीज वहां पे रहा करते थे, अपने ट्रेडिंग पोस्ट बना करते थे। तो उसमें पहले जो हमारा जितना सारा कंस्ट्रक्शन पोर्तुगीज का जो मेजर कंस्ट्रक्शन है वो था लगभग गोवा मुंबई एरिया में। सो पहले हम देखेंगे सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में प्रेजेंट है। इसको 1619 एडी में कंप्लीट किया गया था, बिल्ड इन द पोर्तुगीज लेट गोथिक स्टाइल। लेट गोथिक स्टाइल के बारे में हम आगे देखेंगे। ये एक नई कैटेगरी की स्टाइल है जिसमें इंडियन एंड सॉरी मैं आगे बताऊंगी। इट हैज ए लार्ज बेल कॉल्ड गोल्डन बेल। इसमें जैसे कि क्रिसमस में हम बेल यूज करते हैं, इस तरह की बेल यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद गोवा में और एक बासिलिया ऑफ बोम जेसस वो भी प्रेजेंट है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है। इन बारबेक्यू स्टाइल में उसको बनाया गया है। इसको 1604 एडी में कंप्लीट किया गया था। इट हाउसेस द बॉडी ऑफ रिवर्ड सेंट फ्रांसिस जावियर। तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है। कैस्टेला डी अग्वाडा मुंबई, जिसमें मुंबई में प्रेजेंट है। ए पोर्तुगीज फोर्टिफिकेशन जो कि एलम मुंबई कोस्ट लाइन में इसको बनाया गया है, जो कि इबेरियन स्टाइल ऑफ मिलिट्री आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सेंट पाउल्स चर्च ड्यू में प्रेजेंट है। ये बारबेक्यू स्टाइल में बना है, इसको भी 1610 एडी में बनाया गया था। ये फाइन एग्जांपल ऑफ पोर्तुगीज एक्लेस्टियल आर्किटेक्चर ऑन इंडियन सॉइल है। दीव फोर्ट, और ये दीव में ये एक सेंट पाउल चर्च है, दीव फोर्ट है। ये भी दोनों दीव में आपको देखने को मिलेगा। इसको 1535 एडी में बिल्ड किया गया था ऑन द कोस्ट ऑफ दीव आइलैंड। इट हैज अ लाइट हाउस एंड कैनन्स प्लेस्ड ऑन द वॉल। वॉल में लाइट हाउस है, उसके साथ वो जो बड़े बड़े गन वगैरह जो होता है युद्ध में यूज किया जाता है, उस तरह की कैनन प्लेस किया जाता है, वॉल में प्रेजेंट है। इसमें 3 चर्चेस इस फोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एक है थॉमस चर्च, second one is St. Paul's Church and the third one is the Church of St. Francis of Assisi। ठीक है। और गोवा में तालाउलिम एक जगह है गोवा में, वहां पे एक चर्च है, चर्च ऑफ सेंट आने नाम का। इसके भी बारबेक्यू स्टाइल में बनाया गया है। दिस चर्च इज अनदर टेस्टामेंट टू पोर्तुगीज एक्लेस्टियल आर्किटेक्चर इन गोवा। ठीक है, पोर्तुगीज में ये सारे नोटेबल कंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच इन्फ्लुएंस। फ्रेंच का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा हमारे इंडियन जो आर्किटेक्चर में। द फ्रेंच ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ अर्बन सिटी प्लानिंग विथ देम। ठीक है, तो अर्बन सिटी कैसे प्लान किया जाता है, बहुत सारे हम फ्रेंच से सीखने को हमें मिला। द फ्रेंच टाउन्स ऑफ पुडुचेरी एंड चंदर नागौर, जिसको चंदर नगर वेस्ट वेस्ट बंगाल में जो प्रेजेंट है, इसको आजकल हम जानते हैं उसी नाम पे। तो ये दो जगह है जिस पे फ्रेंच आकर ट्रेडिंग कर रहे थे, वहां पे फ्रेंच उनकी होल्ड थी उस जगह पे। तो वहां पे उन्होंने उस अपने पाटन पे अपने हिसाब से उन्होंने उसको फोर्टिफाई किया था। were built using the कार्टेशियन ग्रिड प्लान्स। कार्टेशियन ग्रिड प्लान्स में उन्होंने उसको बनवाया था एंड साइंटिफिक आर्किटेक्चरल डिजाइन को वहां पे इंट्रोड्यूस किया था। वो वहां पे दे बिल्ड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स एज ए शो ऑफ पावर। बड़े बड़े वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे पावर को शो करने के लिए। तो उनके आर्किटेक्चर में आता है एनोनिमस आर्किटेक्चर, जो कि है द फ्रेंच इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ एनोनिमस आर्किटेक्चर, मतलब which involves simply facade without much ornamentation or design, much like modern building। आजकल हम जैसे बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बिल्डिंग बनाते हैं, उसी पैटर्न पे इस तरह से वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। उसके बाहर आपको ज्यादा कुछ आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिलेगा एंड सिंपल फैकेडे भी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ अर्नामेंटेशन डिजाइन ये वगैरह नहीं होता वहां पे।
उसके बाद एक आता है कोस्टल टाउन्स डेवलप्ड। द फ्रेंच आल्सो डेवलप्ड कोस्टल एरिया में उन्होंने जो भी पोस्ट वगैरह बनाए ट्रेड कर रहे थे अपने होल्ड में अपने जगह पे वहां पे उसको फोर्टिफाई किया डेवलप किया। केरला में पर्टिकुलरली कराईकाल तमिलनाडु में एंड यानाम आंध्र प्रदेश में यहाँ पे अपने कोस्टल टाउन को उन्होंने डेवलप किया। इसका एग्जाम्पल फ्रेंच इन्फ्लुएंस वाला एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा चर्च ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस इन पुडुचेरी। यहाँ पे जो इमेज लगा है इसी पैटर्न पे बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तरह होते हैं लेकिन वो बहुत सिंपल होते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन या फिर वो कुछ अर्नामेंटेशन वगैरह नहीं होता है। और सैक्रेड हार्ट चर्च ऑफ चंदन नगर जो कि प्राइम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच एक्लेस्टियल आर्किटेक्चर इन इंडिया। ये जो है सैक्रेड हार्ट और चर्च ऑफ चंदन नगर। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और ये एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस थी हमारे मॉडर्न आर्किटेक्चर में जिसको अलग फॉर्म में बोला जाता है इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर। क्यों कहा जाता है कि इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर वाज द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप अंडर द ब्रिटिश इन द 19th सेंचुरी। तो 15 16 में आपका फ्रेंच एंड पोर्तुगीज स्टाइल चल रही थी तो उसके बाद लेट में आए ब्रिटिशर। ठीक है। तो 19th सेंचुरी में धीरे धीरे उनके आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्यूज होने लगा हमारे इंडियन आर्किटेक्चर के साथ। इसको हिंदू गोथिक स्टाइल भी बोला जाता है नियो मुगल स्टाइल भी बोला जाता है मुगल गोथिक स्टाइल भी बोला जाता है। जो भी आप बोल सकते हो क्योंकि तभी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो उन्होंने जो लाए सारासनिक आर्किटेक्चर तो इंडो सारासनिक हो गया हमारे साथ infusion हो गए। It was a revivalist architectural style inspired by the arts and craft movement of England. इंग्लैंड में जिस तरह की उस तरह की डेवलप्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर तभी चल रहा थी जो मूवमेंट चल रहा था वो कहीं ना कहीं इंस्पायर कर गया हमारे हिंदू आर्किटेक्चर को इंडियन आर्किटेक्चर को। ठीक है। इट अमलगमेटेड इंडियन हमारे जो इंडिया में जो इन्फ्यूजन हुआ वो हुआ पर्टिकुलरली इंडिया इस्लामिक एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल। इसी वजह से इसको हिंदू गोथिक या फिर नियो मुगल या फिर मुगल गोथिक भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे इंडियन की फ्यूजन हुई इस्लामिक जो अरबियन कंट्री से आया था पर्सियन कंट्री से वो उसका भी फ्यूजन हुआ एंड वेस्टर्न आर्किटेक्चरल जो कि पोर्तुगीज या फिर यूरोपियन कंट्री से आया था आर्किटेक्चर उसका भी इन्फ्यूजन होकर एक नई फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म डिजाइन हो गया। सच एज नियो क्लासिकल इसको नियो क्लासिकल भी बोला जाता है गोथिक भी बोला जाता है विक्टोरियन स्टाइल भी बोला जाता है जो कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया था। द वर्ड सारासिनी कम्स फ्रॉम द वर्ड सारासिन यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू रिफर टू मुस्लिम और अरबिक स्पीकिंग पावर पीपल। इसको इसी वजह से सारासनिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। सारासनिक इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिशर जो मुस्लिम लोगों को अरबिक स्पीकिंग जो पीपल थे उनको सारासिन बोलते थे तो इसी वजह से उनका इस्लाम आर्किटेक्चर इंडियन आर्किटेक्चर मिल गया तो इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर। ठीक है। इट बिकम द हॉलमार्क ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग जो नॉर्मल पब्लिक जो रहते थे उस बिल्डिंग में इस तरह के स्ट्रक्चर बनते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इस स्ट्रक्चर में बनते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर मॉन्यूमेंट्स ब्रिटिश रूल में जो जो इस तरह के पैटर्न पे जो भी ऑफिसेस वगैरह बने पब्लिक बिल्डिंग बने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने वो इसी पैटर्न पे बने दिखेंगे आपको। The prominent exponents of this style during the 19th century were Robert Fellows, Chisholm, Chisholm, Edwin Lutyens and Henry Irving। ये सारे जो थे वहाँ पे ये सारे वहाँ पे इस आर्किटेक्चर में काफी अहम हिस्सा निभाए थे। तो पोस्ट 1911 के बाद एक नई स्टाइल इमर्ज होती है नई स्टाइल डिस्कवर होती है जिसका नाम है न्यू रोमन आर्किटेक्चर। ठीक है। तब तक के लिए 19th सेंचुरी में जो चल रहा था इसको इंडो सारासेनिक कहा जाता था या फिर हिंडो गोथिक कहा जाता था नियो मुगल कहा जाता था मुगल गोथिक कहा जाता था। लेकिन 1911 के बाद और एक नई आर्किटेक्चर आ गई जिसको नियो रोमन आर्किटेक्चर भी बोला गया। ठीक है। हम पढ़ेंगे उसके स्पेसिफिक उसके की फीचर्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं इंडो गोथिक या फिर इंडो सारासेनिक स्टाइल। ठीक है। इसका की फीचर्स क्या है। Also known as Victorian style भी इसको बोला जाता है। It was a unique blend of Indian architecture, Persian architecture and Gothic style of architecture। ठीक है।
तो स्केल एंड एग्जीक्यूशन में अगर बात करें, द कंस्ट्रक्शन वेर एक्सट्रीमली लार्ज एंड एलाबोरेट इन दर एग्जीक्यूशन, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग एंड लार्ज बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। आर्चेस वेर पॉइंटेड, जो भी आर्चेस करते थे वो इस तरह की पॉइंटेड हुआ करते थे, ठीक है। जैसे इस्लामिक में डोम शेप हुआ करते थे, इसे डोम नहीं, आर्चेस इतना पॉइंटेड हुआ करते थे। हम देखेंगे इमेज में आगे जाकर, अनलाइक द कर्विंग आर्चेस ऑफ द इंडो इस्लामिक इरा, ठीक है। द वॉल्स वेर थिनर, वॉल को बहुत थीन बना जाता था दैन इंडो इस्लामिक कंस्ट्रक्शन। हमने देखा मुगल साम्राज्य में, मुगल टाइप पीरियड में जो आर्किटेक्चर बना था उसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता था। वहाँ पे वॉल थोड़ा बड़े बड़े होते थे, बहुत थिक होते थे, बहुत ऑर्नामेंटेशन होते थे, लेकिन यहाँ पे थिनर होता था, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द विक्टोरियन स्टाइल वाज द यूज ऑफ लार्ज विंडो, बड़े बड़े विंडोज यहाँ पे यूज किया जाता था। एक्सटेंसिव यूज ऑफ ऑर्नामेंटेशन, यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन की ज़्यादा यूज होने लगी, जैसे कि इंट्रिकेट जाली वर्क आपको देखने को मिलेगी, और नेट कार्विंग्स देखने को मिलेगा, स्टेन्ड ग्लास विंडो देखने को मिलेगा, कॉलोनेड्स, कोर्टयार्ड्स, छतरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड लार्ज ओपन स्पेस एंड द यूज ऑफ लोकल मटेरियल्स, लोकल मटेरियल को यूज करके इस तरह के स्ट्रक्चर सब बनाते थे। इट एग्जिबिटेड अडेप्टेबिलिटी टू डिवर्स रीजियोनल कंटेक्स्ट, मतलब जो भी रीजियन से जो भी स्ट्रक्चर बिलोंग करता था, उसी रीजियन का काफी सारा मटेरियल्स यूज होता था, उसी रीजियन का आर्किटेक्चर यूज होता था। तो इनकॉर्पोरेटिंग लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड मटेरियल, तो इंडियन पर्सियन गोथिक स्टाइल के साथ साथ लोकल फीचर्स भी ऐड हुआ करते थे, ठीक है। चर्चेस का क्रूसिफाइड ग्राउंड प्लान्स था। अदर जो एडवांस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो एडवांस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर उसका इंट्रोड्यूस किया गया। स्टील, आयरन, पोर्ट, कंक्रीट, ये सारी चीज़ों का भी यूज़ किया गया। उससे पहले हमारे स्टील आयरन यूज नहीं होते थे, हमारे स्टोन्स वगैरह यूज हुआ करते थे, वुड वगैरह यूज हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ों का यूज होता था। लेकिन ब्रिटिशर आने के बाद हमारा स्टील, आयरन, कंक्रीट, ये सारी चीज़ों का यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। इंडो गथिक के बाद हम थोड़ा की फीचर्स देखेंगे। न्यू रोमन स्टाइल, जो कि हमने देखा पोस्ट 1911 के बाद जो स्टाइल आया आर्किटेक्चर, तो इट दिस कंस्ट्रक्शन अंडरटेकन बाय द ब्रिटिश राज वर डन अकॉर्डिंग टू न्यू रोमन स्टाइल और न्यू क्लासिकल स्टाइल। ये आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर्स ऑफ न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है वो इसी पैटर्न पे बना है, डन बाय एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, जिन्होंने ये दोनों मिलकर न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर इसी पैटर्न पे बनाया है। विद द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस स्टाइल, इट हैज बीन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रोम ऑफ हिंदुस्तान। तो दिल्ली का जो आर्किटेक्चर, न्यू दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है, इसको बोला जाता है रोम ऑफ हिंदुस्तान। ये चीजें आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका की फीचर ये है, द कंस्ट्रक्शन विद एनोनिमस। एनोनिमस हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसका जो आउटर वॉल है, जो भी है, इतना अर्नामेंटेशन नहीं होता वहाँ पे, ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं होता, एंड विदाउट एनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, कुछ ज़्यादा जैसे हमारे बड़े बड़े टेम्पल्स में, या फिर हमने देखा जो भी कार्विंग्स होते हैं वॉल में या फिर पिलर्स में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। Congested conference क्या है ये? It was a conference of all type of architecture which made the style congested. मतलब यहाँ पे हर एक आर्किटेक्चर को मिलाकर एक नई फॉर्म बनता है, जो कि ये बताता है कि आर्किटेक्चर एकदम कंजेस्टेड हो गया है। आपको किसी एक एरिया की एक फॉर्म की आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड cramped the space of artistic expression. Simplicity, modernity and utility were highly compromised ड्यू टू द हाइब्रिड नेचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, इतने डिफरेंट, मतलब इंडिया की आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर, ब्रिटिशर की आर्किटेक्चर और लोकल एरिया की आर्किटेक्चर, इतना मिलाकर इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनता है ना, यहाँ पे आपको कहीं पे मतलब सिंप्लिसिटी तो देखने को मिलेगा, मॉडर्निटी भी देखने को मिलेगा, और यूटिलिटी भी। हम जैसे एम्बियंस ढूंढते हैं बहुत सारी जगह पे, तो ये सारी चीजें अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे आपको अ, मतलब ये सारी चीजें ना यहाँ पे कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सिंप्लिसिटी, मॉडर्निटी, यूटिलिटी, ये सारी चीजें हाईली कंप्रोमाइज्ड होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड नेचर हो जाती है कंस्ट्रक्शन की। हर एक
इंडिविजुअल आर्किटेक्चर को जो मिलाकर उन्होंने एक हाइब्रिड बना दिया, जिस वजह से ये सारे सिंप्लिसिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस तरह से आपको फ्रेंच एंड यूरोपियन कैटेगरी में देखने को, सॉरी, एंड पोर्तुगीज स्टाइल में देखने को मिलेगा, या फिर ब्रिटिश स्टाइल में देखने को मिलेगा। सर्कुलर बिल्डिंग होती है एंड ओरिएंटल मोटिव्स होती है, मतलब देयर इज ए फोकस ऑन सर्कुलर बिल्डिंग, सर्कुलर पैटर्न पे, एंड एन ओवर यूज ऑफ ओरिएंटल मोटिव्स टू रियलाइज वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन। मतलब देखिए, जैसे हमारा मतलब ये चारों तरफ बिल्डिंग होगा, बीच में थोड़ा बड़ा कोर्टयार्ड हो जाएगा, या फिर अलग कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने बनवा दिया। तो इस तरह की सर्कुलर बिल्डिंग्स होते हैं, ताकि वेस्टर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन आपको यहाँ पे फील हो। ठीक है। ऑन अपटर्न्ड डोम, अपटर्न डोम आपको देखने को मिलेगा, एज कैन बी सीन इन द टॉप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बना है, या फिर राष्ट्रपति भवन बना है, जो भी देखे होंगे इमेज वगैरह, या फिर पर्सनली जाकर फिजिकली देखे होंगे, इस तरह के एक डोम की तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये भी इसी फेज के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सारी चीजें हैं नियो रोमन स्टाइल। ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे जो भी स्ट्रक्चर ड्यूरिंग दिस टाइम कॉलोनियल पीरियड में बना है, उसका एक एक हम बात करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, जो कि 1921 में बिल्ड किया गया था, जो यहाँ पे ब्रिटिशर एंड मुगल एलिमेंट्स का एक ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि व्हाइट मार्बल एडिफिस एंड प्रोमिनेंट सेंट्रल डोम। इस तरह की ये है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। यहाँ पे एक सेंट्रल डोम है, और यहाँ पे आपको व्हाइट मार्बल में सब कुछ देखने को मिलेगा, इंट्रिकेट मैनरेट्स देखने को मिलेगा, एलिगेंट आर्चवेज, गार्डन्स, स्टैच्यूज एंड ए रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पूल। एक पूल जहाँ पे सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि आगरा में देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न पे आपको इस तरह की विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता उसी पैटर्न पे यहाँ पे बना हुआ है। सेकेंड है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ठीक है। यहाँ पे गोथिक एंड इंडियन डिजाइन का एलिमेंट यहाँ पे ब्लेंड हुआ है, सच एज पॉइंटेड आर्चेस। देख सकते हैं इस तरह की पॉइंटेड आर्चेस है। ठीक है। एंड ऑर्नेट कार्विंग्स, थोड़ा थोड़ा कार्विंग्स वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंसिव कोर्ट यार्ड, उसके आगे पीछे एक बहुत बड़े बड़े कोर्ट यार्ड भी है, एंड लोकल बसल्ट को यूज करके इसको बनाया गया है। थर्ड में राजाबाई क्लॉक टावर, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है, इसको 1878 में बनाया गया था, और द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई कैंपस, जिसको विक्टोरियन एंड वेनेटियन गोथिक स्टाइल में इसको मर्ज किया गया है, सच एज ए ब्लेंड ऑफ आर्चेस, ट्यूरेट्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति भवन, जिसको हमने देखा कि न्यू रोमन स्टाइल में ये बना है, थोड़ा 1929 में बना था। देखिए यहाँ पे एक डोम से बना हुआ है, यहाँ पे मुगल, राजपूत एंड यूरोपियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स का एक ब्लेंडिंग फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, सच एज भास्ट कोर्टयार्ड। देखिए कितना बड़ा कोर्टयार्ड है, ऑर्नेट डोम्स एंड आइकनिक जयपुर कलम। जयपुर उसके लोकल एरिया में जिस तरह की मटेरियल, जिस तरह की डिजाइन हुआ करते थे, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है। इसको 1888 में बनाया गया था। इसमें विक्टोरियन गोथिक स्टाइल, ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें इसमें मिला हुआ है। और पॉइंटेड आर्चेस, देखिए पॉइंटेड आर्चेस भी यहाँ पे है, इंट्रिकेट कार्विंग्स भी है, एंड इन सेंट्रल डोम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जो कि येलो सैंडस्टोन में बना है इन 1924 में, जो कि एक कमेमोरेट किया गया था विजिट ऑफ किंग जॉर्ज भी एंड क्वीन मैरी विथ ए ग्रैंड आर्च। ये दोनों विजिट जब किए थे, उनको कमेमोरेट करके गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। यहाँ पे इंटरगेट लैटिस वर्क देखने को मिलेगा, फोर ब्यूटीफुल ट्यूरेट्स फ्यूजिंग इस्लामिक, हिंदू, यूरोपियन आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, ये सारे फ्यूजन फॉर्म में आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया की पिक्चर। हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, जो कि मुंबई में प्रेजेंट है, इसको 1878 में बनाया गया था। यहाँ पे भी पॉइंटेड आर्चेस, स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ग्रैंड सेंट्रल डोम और नेट कोर्ट रूम्स एंड कॉलोनेड कॉरिडोर इंटीरियर्स भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला है, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है। और ये है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। इस तरह की बड़े बड़े ग्लास विंडोज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
फिर आता है हमारा चेपक पैलेस चेन्नई, ये वाला, ठीक है। इसको 18th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था बाय नवाब ऑफ आर्कोट एंड ब्लेंडेड इसमें मुगल आर्किटेक्चर, गोथिक आर्किटेक्चर एंड इंडियन स्टाइल, ये तीनों का फ्यूजन किया गया है। ग्रेसफुल आर्चेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड सेंट्रल डोम, डोम हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि जयपुर में है, ठीक है। 1887 में इसको बनाया गया था। ये एक अर्नेट ब्लेंड ऑफ इस्लामिक, राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। इंट्रिकेट आर्चेस, डोम्स, लैटिस वर्क, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर खालसा कॉलेज अमृतसर में प्रेजेंट है। इसको भी 1892 में बनाया गया था बाय सिख कम्युनिटी एंड यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है मुगल आर्किटेक्चर, सिख आर्किटेक्चर एंड ब्रिटिश आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स। यहाँ पे डोम स्ट्रक्चर और नेट कार्विंग्स एंड आर्च्ड कॉलोनेड भी देखने को मिलेगा। देखिए डोम स्ट्रक्चर लगभग हर एक जगह पे आपको यहाँ अभी तक देखने को मिला है। तो अगर किसी का भी आपको आता है क्वेश्चन की फीचर्स मतलब उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन एक्सप्लेन करने में, तो आप इसको तो लिख सकते हो, ऑर्नेट कार्विंग्स, आर्च्ड कॉलोनेड या फिर डोम स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों का भी आप मेंशन कर सकते हो जो कि कॉमन फीचर है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैसूर पैलेस, मैसूर, ठीक है, जरूर देखने जाएगा, बहुत सुंदर पैलेस है। 1912 में इसको बिल्ड किया गया था बाय द अम्बा विलास पैलेस भी बोलते हैं, मैसूर पैलेस भी बोलते हैं। यहाँ पे ब्लेंड किया गया है हिंदू, मुस्लिम, राजपूत एंड गोथिक स्टाइल। यहाँ पे भी ऑर्नेट डोम्स, आर्चेस, स्टेन ग्लास इंटीरियर्स देखने को मिलेगा। सेनेट हाउस ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी मद्रास, ये वाला स्ट्रक्चर है। इसको 1879 में बिल्ड किया गया था। ये भी इंडियन इस्लामिक गोथिक एलिमेंट का ब्लेंड किया गया है। आर्चेस, इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड प्रोमिनेंट सेंट्रल डोम यहाँ पे प्रेजेंट है। म्यूरियर कॉलेज इलाहाबाद, इसको 19th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। ये भी फ्यूजन ऑफ गोथिक आर्किटेक्चर एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। यहाँ पे भी पॉइंटेड आर्चेस एंड ऑर्नेट डोम्स, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। और 14th वाला ये है, ठीक है, 14th नंबर वाला जो है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद। इसको लेट 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। प्रोमिनेंट डोम्स यहाँ पे है, पॉइंटेड आर्चेस है एंड स्टेन्ड ग्लास विंडोज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हमारा आता है रामबाग पैलेस जयपुर, ये वाला, ठीक है। इसको 1835 में बनाया गया था आज रॉयल रेसिडेंस। यहाँ पे राजपूत स्टाइल, मुगल स्टाइल और विक्टोरियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। इंट्रिकेट लैटिस वर्क, ऑर्नेट डोम्स, ग्रेसफुल आर्चेस, स्टेन ग्लास विंडोज एंड इट हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए पैलेसियल होटल में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है जोधपुर रेलवे स्टेशन जोधपुर, ये वाला। इसको ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड बनाया गया था। इट हैज एक्सपेंसिव छत्रीज, बहुत बड़े छत्रीज यहाँ पे है, ठीक है। एंड एलिवेटेड डोम सेव्ड पैविलियन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है। कवर्ड colonnades, open courtyard, blending Western architectural features with traditional Indian design principles, ठीक है। उसके बाद फलकनुमा पैलेस हैदराबाद में प्रेजेंट है। इसको द निजाम ऑफ हैदराबाद ने बनाया था दिस पैलेस इन 1893, जो यहाँ पे इंडियन, पर्सियन एंड यूरोपियन फीचर्स का भी ब्लेंडिंग पर्सन है ये मेजर फीचर्स और एक ग्रैंड दरबार हॉल यहाँ पे प्रेजेंट है विथ स्टर्निंग बेल्जियन क्रिस्टल चैंडलियर। जो चैंडलियर होता है वो एक स्टर्निंग बेल्जियन क्रिस्टल से बना है। इंट्रिकेट फेरोसेस एंड लैविश फर्निशिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर कुछ है विधानसभा बैंगलोर, ये भी फ्यूजन है इंडियन, द्राविडियन एंड कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे 4 स्मॉल डोम्स फ्लैंकिंग द सेंट्रल डोम, ये वाला, ठीक है। एंड स्टेन ग्लास विंडोज है, कलम्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बड़ौदा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी वडोदरा, ठीक है। ये वाला, इसको भी 1894 में बनाया गया था बाय महाराजा सयाजीराव गैकवाड थ्री। यहाँ पे भी इंडियन, इस्लाम एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर की ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा। फिर और एक है सालार जंग म्यूजियम जो कि हैदराबाद में प्रेजेंट है। इसको भी 1951 में बनाया गया था। यहाँ पे इंडियन, पर्सियन, यूरोपियन, ये सारे चीजों का ब्लेंडिंग फीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंटेड आर्चेस, एलाबोरेट डोम्स एंड डिटेल कार्विंग्स, ओके। तो अभी तक हमने कंप्लीट के बहुत सारे 1920
स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बनाए गए थे आर्किटेक्चर, उसमें जो फेमस फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो अगर हम कंपेयर करेंगे थ्री कॉलोनियल आर्किटेक्चर एंड इन्फ्लुएंस का, तो पहले तो प्राइमरी स्टाइल में हम अगर देखेंगे तो पोर्तुगीज ने लाए थे इबेरियन बार्बिको स्टाइल, फ्रेंच लोग आए थे कार्टेशियन ग्रिड एनोनिमस, एंड ब्रिटिशर लाए थे इंडो सेरेसेनिक एंड न्यू रोमन स्टाइल। ओके, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो पोर्तुगीज ने पटियो हाउस एंड फोर्टिफाइड टाउन्स बनाए थे। फ्रेंच ने की कंसेप्ट थी अर्बन सिटी प्लानिंग, और ब्रिटिशर की थी अमलगमेशन ऑफ इंडियन, इस्लामिक एंड वेस्टर्न स्टाइल। ठीक है, ये सारी चीजों का आप थोड़ा याद रखिएगा ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको कैटेगराइज करके लिख सकते हो। नोटेबल फीचर में आपका थियोरेटिकल कंटेंट देखने को मिलेगा कंट्रास्टिंग कलर के साथ। ये सिंपल फैकेट है, काफी नो ऑर्नामेंटेशन, नो कार्विंग्स। यहाँ पे जाली वर्क, छतरीज, लार्ज विंडोज, अपटर्न जो डोम है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। की रीजन जो पोर्तुगीज का होल्ड था वो था गोवा, दीव एंड मुंबई। फ्रेंच का जो था, जो जहाँ पे फोर्टिफाइड हुआ था, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बने थे, वो थे पुडुचेरी, चंदन नगर, माहे, करिकल, यानम। और ब्रिटिशर का पैन इंडिया, ब्रिटिशर तो हर एक जगह छा गए थे, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सारी जगह पे मेजर कंस्ट्रक्शन होते हैं, बाकी अलग जगह में भी है। नोटेबल एग्जाम पे आप जो एग्जाम्पल में आप दे सकते हो बैसिला ऑफ बोम जेसस, ये है चर्चेस ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जेसस पुडुचेरी, एंड यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, विक्टोरियल मेमोरियल और बहुत सारी चीजें। ठीक है, और लास्ट स्लाइड हम देखेंगे लिगासी ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। क्या लिगासी थी कॉलोनियल आर्किटेक्चर की इंडिया में? द कॉलोनियल पीरियड लेफ्ट एन इंडेलिएबल मार्क ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल लैंडस्केप। बारबेक्यू चर्चेस ऑफ गोवा से लेकर कार्टेशियन ग्रिड टाउन्स ऑफ पुडुचेरी, एंड फ्रॉम इंडो सेरेनिक ग्रैंडियर ऑफ मुंबई से लेकर न्यू रोमन स्प्लेंडर ऑफ न्यू दिल्ली, हर एक चीज, ईच यूरोपियन पावर कंट्रीब्यूटेड ए डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल वोकाबुलरी। कैसे? पोर्तुगीज ने ये सारी चीजों का इंट्रोड्यूस किया कोस्ट लाइन में, फ्रेंच जो अर्बन प्लानिंग एनोनिमस आर्किटेक्चर उन्होंने दिया, ब्रिटिशर ने इंडो सेरेनिक न्यू रोमन अक्रॉस इंडिया दिया, और एंडोरिंग लिगासी टू 20 प्लस आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स आज भी इंडिया में स्टैंडिंग है। और ये सब दिखाता है कि कितने लिगासी दिया है, मैंने कॉलोनियल पीरियड का क्या लिगासी है इंडिया में। द अराइवल ऑफ यूरोपियन colonists, though marked by political subjugation, resulted in a rich and diverse architectural heritage that continues to define the skylines of Indian cities and stand as a testament to the confluence of global culture on Indian soil। हो सकता है कि ब्रिटिशर आकर या फिर कॉलोनियल पीरियड में काफी सारा पॉलिटिकल सिचुएशन स्ट्रगल रहा है, लेकिन उनका जो आर्किटेक्चर, उनका जो हमने जो भी सीखा है इन द फॉर्म ऑफ, मेनली हम यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर की बात करेंगे, जो भी आर्किटेक्चर को यूज करके हम बड़े बड़े स्काईलाइंस तक जो बिल्डिंग बना है, जो भी टेस्टामेंट वगैरह है, जो भी चीजें है, कंस्ट्रक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की बनी हुई है, और ग्लोबल कल्चर का हम कितना मान रखते हैं और ग्लोबल कल्चर का कितना कन्फ्लुएंस है, ये सारी इंडियन सॉइल में ये भी एक इम्पोर्टेंस फिच, मतलब ये दिखाता है इंडिया, इंडिया को एक ग्लोबल जगह पे एक स्टैंड देता है ये सारी चीजें। तो ये हमारा हो गया मॉडर्न जो कल्चर, सॉरी मॉडर्न आर्किटेक्चर या फिर कॉलोनियल आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। उसके बाद वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडियन आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।